हेलो बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड दैट इज होमोजेनाइजेशन। ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? मान लिया हमें एक कोनिक कर्व दे रखा है, ये ठीक है, 2 डिग्री इक्वेशन होगा इसका, और कर्व का नाम मान लिया C1 है। इसको एक लाइन L1 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लिया A एंड B। हमने क्या किया, A को ज्वाइन किया ओरिजिन से, फिर ऐसे B को ज्वाइन किया ओरिजिन से। ऐसा करने से 2 लाइंस आ गया OA एंड OB। हमारा एम क्या है, OA एंड OB का जॉइंट इक्वेशन निकालना है। ठीक है, OA एंड OB का जॉइंट इक्वेशन वी आर सपोज टू फाइंड। ये x एक्सेस है। मान लिया जो कर्व C1 है वो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कर्व C1 का इक्वेशन हो गया। और जो लाइन L1 है वो मान लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ यूज़ कर रखा है तो यहाँ कुछ और ले लिया d। ठीक है, C1 और L1 का इक्वेशन हमें पता है ऑलरेडी, एंड वी आर सपोज टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। OA एंड OB आर 2 स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो जो भी इनका जॉइंट इक्वेशन आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, होमोजीनियस इक्वेशन आएगा डिग्री 2 का, क्योंकि 2 लाइंस हैं। तो उसका इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? ये जो इक्वेशन अभी लिखा है दिस इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन। ये ठीक है, इसमें 2 डिग्री टर्म 2 डिग्री टर्म 2 डिग्री टर्म, ये सिंगल डिग्री टर्म है। ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये तो किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बट व्हाट वी आर क्लेमिंग, अगर हम इसकी हेल्प से इसको होमोजीनियस बना लें तब वो जो इक्वेशन आएगा, मतलब इसको होमोजीनियस बनाने का मतलब क्या है कि ऑफ कोर्स इक्वेशन चेंज हो गया। इक्वेशन चेंज हो गया तो इट विल नो मोर बी द इक्वेशन ऑफ कर्व C1, तो ये किसी और की इक्वेशन आएगी। व्हाट वी आर क्लेमिंग कि वो जो होमोजीनियस इक्वेशन आएगा वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, OA एंड OB की जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी। तो अब 2 क्वेश्चन है इसमें कि होमोजीनियस करेंगे कैसे, दूसरा चीज़ ऐसा होगा क्यों, OA और OB की इक्वेशन क्यों आ जाएगी अगर हम इसको होमोजीनियस बना दें। तो दोनों के आंसर वी विल गिव। ठीक है, होमोजीनियस बनाने का तरीका क्या है कि हमने जो लाइन की इक्वेशन है उसमें वेरिएबल टर्म को एक तरफ किया, जैसे x और y को एक तरफ किया, कांस्टेंट को दूसरी तरफ d। फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन तीनों एक ही बात है, ये तीनों इसी लाइन की इक्वेशन है, डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है बट इक्वेशन यही है। इस लाइन L1 के ऊपर कोई भी पॉइंट उठा लो, दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस एज वेल एज दिस एज वेल एज दिस, क्योंकि तीनों एक ही बात है। 2 को इधर लिख दिया इधर लिख दिया, उससे कुछ चेंज थोड़ा ना हो गया। नाउ इस एक्सप्रेशन को हम यूज करके इसको होमोजीनियस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो पहले 3 टर्म हैं वो ऑलरेडी 2 डिग्री टर्म है, तो हमने इसको टच ही नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया। प्लस ये जो 2 टर्म हैं 2gx प्लस 2fy, ये सिंगल डिग्री टर्म है, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और y माइनस mx अपॉन d रख दिया। ठीक है, अब सिंगल डिग्री टर्म है, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन सी केवल 2 डिग्री टर्म्स आएगा, y स्क्वायर xy x स्क्वायर xy। ठीक है, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो हमने 1 बनाया है वो केवल इसी फॉर्मेट में बन सकता है कि इसमें वेरिएबल ऊपर रहे कांस्टेंट नीचे रहे। मतलब 1 तो हम ऐसे ही बना सकते थे, y से डिवाइड कर दें, mx प्लस d अपॉन y को 1 लिख दें, ये ठीक है, बट दैट वॉन्ट डू, बिकॉज अगर हम mx प्लस d अपॉन y लिखेंगे तो ये होमोजीनियस बनेगा नहीं, तो उल्टा सीधा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसलिए न्यूमरेटर में वेरिएबल पार्ट होना चाहिए। ठीक है, केवल वेरिएबल पार्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि d को इधर ले आए फिर डिवाइड किससे करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट। अब ये बचा 0 डिग्री टर्म, तो 0 डिग्री को 2 डिग्री बनाने के लिए इसी एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर कर दिया 0। दिस
is the joint equation of OA and OB। यही वो हमारा जॉइंट इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन OA एंड OB का। क्वेश्चन आएगा क्यों है OA और OB का जॉइंट इक्वेशन। अब उसको प्रूव करते हैं। देखो ये है तो होमोजीनियस इक्वेशन, अगर इसको हमने पूरा ओपन किया तो केवल 2 डिग्री के टर्म्स आएंगे, ना सिग्नल डिग्री आएगा ना कांस्टेंट आएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये कुछ भी होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन उसी का आता है। पहली बात तो ये होगी। तो मतलब अब ये इक्वेशन L1 C1 का नहीं बचा, ठीक, क्योंकि इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज फॉर श्योर, ये फिक्स्ड है कि ऐसा ही होगा। अब अगर हमने ए पॉइंट उठाया तो ए तो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। मान लिया ए के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हमने लाइन की इक्वेशन में रखा ये, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब बीटा इज इक्वल टू एम अल्फा प्लस डी होगा। ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, सब एक ही बात है। तो यहाँ से बीटा माइनस एम अल्फा अपॉन डी 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि जो पॉइंट ए है वो कर्व पे भी तो लाई कर रहा है। तो कर्व पे लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, इसको, ये तीनों तो एक ही बात है, इसको करेगा। अब अगर हमने ए के कोऑर्डिनेट्स इसमें रख दिए तो उसमें क्या होगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो यही है, एंड अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉइंट कैपिटल ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जब हम इस इक्वेशन में अल्फा बीटा रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 आ गया तो मतलब ये प्रैक्टिकली खत्म हो गया। जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट दिस, इसमें अल्फा बीटा रख दिया, वही एक्सप्रेशन बचेगा। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट ए, तो अल्फा बीटा अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे भी तो वही बचा, तो इसको भी सेटिस्फाई कर गया। उसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो दो चीज़ हमने बोला, पहला तो होमोजेनियस इक्वेशन आया, तो दिस इज फॉर श्योर दैट इट विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, बिकॉज ए इज सेटिस्फाइंग इट, सिमिट्री से बी विल ऑल्सो सेटिस्फाई। ए और बी में तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया एंड ए और बी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, और कोई बनेगा ही नहीं। सोच के देख लो, बना के देख लो कि ऐसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ए और बी से पास भी कर जाए एंड ओरिजिन से भी पास कर जाए, तो वो तो एक ही लाइन पेयर बन सकता है। तो हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ये ठीक है, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। मान लिया कोई बोले कि ये एंगल बताओ, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये एंगल का जो फॉर्म आता है tan इनवर्स 2 रूट एच, इसका हमने से बी अपॉन ए प्लस बी वैसे निकाल लिया हमने एंगल, ठीक है। या कोई बोले इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन बताओ, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके बाइसेक्टर का इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये होमोजेनाइजेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, बट ये ऑलमोस्ट पूरे कोऑर्डिनेट में हमारे पास आता रहेगा, सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो हमें हिंट कहाँ से लगेगा कि होमोजेनाइजेशन करना है या होमोजेनाइजेशन यूज़ हो रहा होगा। तो उसके लिए अगर हम नहीं बोले, जैसे ए बी है, ए बी इस कर्व का कॉर्ड भी है, तो किसी भी जगह पे अगर उसने एंगल एट ओरिजिन की बात की हो, मतलब हम लोगों ने ए बी ओरिजिन पे इतने डिग्री एंगल बनाना है, समथिंग लाइक दिस, ये ठीक है, तो हमें ये वाली चीज़ याद आ जानी चाहिए, ये ठीक है। वो हो सकता है कि काम ना करे हो सकता है कि इसका कोई यूज़ ना हो, बट 99% केसेस में यही हो रहा होगा इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल एट ओरिजिन बाय अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसी बात को हम लिख लेते हैं, नोट 1, इफ एंगल एट ओरिजिन is involved, then
if angle at origin is involved, then we should think of ये homogenization. ठीक है, चलो एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन 1, लेट ए लाइन x plus 2y is equals to 8 intersect y square is equals to 8x plus 4 at A and B. Then find angle between OA and OB. ठीक है, वो ये कब ये हो गया, कैसा भी कब हो गया, लाइन का इक्वेशन दे दिया तो एंगल पूछा है, तो आंसर क्या होगा, होमोजेनाइज कर लिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. ये 2 डिग्री कर्व है तो इसको ऐसे रहने दिया, ये 1 डिग्री कर्व है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से 8 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2y बाई 8 आ जाएगा, प्लस 4 टाइम्स x प्लस 2y बाई 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, ये 8 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy होल डिवाइडेड बाई 64. तो ये हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16y स्क्वायर 4y स्क्वायर, ये ठीक है. तो कितना बचेगा, y स्क्वायर के बस यही 2 टर्म है, तो अगर हम इधर ही ले आएँ सबको तो कितना बचेगा, -12y स्क्वायर, फिर 16x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 17x स्क्वायर, फिर यहाँ से 32xy 32 और 4 36xy बराबर 0. तो दिस इम्प्लाइज a बराबर 17, b बराबर -12, c बराबर 18. तो देखिए 2h सॉरी c नहीं h बराबर 2hxy होता है. तो हमें तो एंगल चाहिए लाइन OA एंड OB के बीच में, तो tan इनवर्स ये फॉर्मूला था 2√h स्क्वायर माइनस AB अपॉन A प्लस B. दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2√h स्क्वायर माइनस AB, तो 17/12 अपॉन A प्लस B, 17 माइनस 12. ये ठीक है, ये कर लो सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा आंसर. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन 2, if a variable chord of y square is equals to 4x makes 90 degree at origin, then prove that it passes through a fixed point. ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लाइन कर्व जो है वो ऐसे आएगा,
ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका एक वेरिएबल कॉर्ड लिया, मान लिया हमने ए बी, ठीक है, वो ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है। अब जैसे हमने बोला फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमारे दिमाग में दो चीज़ आ जानी चाहिए कि या तो इसका इक्वेशन हम L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर हमने इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 माना, तो फिर ए बी सी के बीच में एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, उससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि फिक्स पॉइंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी एक वेरिएबल कॉर्ड है, तो लेट ए बी इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 भी मान सकते हैं, या हमने ऐसे मान लिया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। एक ही बात है, दो पैरामीटर में लाइन का इक्वेशन मान सकते हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी भी मान सकते थे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में हमने क्या किया, सी को उधर ले गए माइनस सी, फिर सी से डिवाइड कर दिया, तो ए अपॉन माइनस सी को नया ए बोल दिया क्योंकि अननोन ही है, और बी अपॉन माइनस सी को नया बी बोल दिया। तो इस फॉर्म में इक्वेशन मानने में कोई दिक्कत नहीं है, दो पैरामीटर तो मानने पड़ेंगे। ये ठीक है, अब दो पैरामीटर कैसे भी मान लो, मतलब यहाँ ले लिया या ए एक्स प्लस वाई बराबर सी ले लिया, वो चल जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने क्यों ले लिया, क्योंकि होमोजेनाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ये ठीक है, 1 ही चाहिए होता है तो ये 1 ही ले लिया हमने। ठीक है, अब होमोजेनाइज कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये ऑलरेडी 2 डिग्री टर्म है, ये सिंगल डिग्री टर्म है, तो इसको ए एक्स प्लस बी वाई लिख दिया, सबको एक तरफ ले गए, तो ये हो जाएगा 4a एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 4b एक्स वाई बराबर 0। ये बेसिकली किसका इक्वेशन हो गया, ये OA एंड OB का जॉइंट इक्वेशन हो गया। ये ठीक है, OA एंड OB का ये जॉइंट इक्वेशन है। अब ये जो लाइन है, ये अगर ओरिजिन पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो उसके लिए तो कंडीशन ये होता है ना पैरेलल स्ट्रेट लाइन के बीच में कि a प्लस बी 0 होगा, क्योंकि जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि a प्लस बी 0 के बराबर होना चाहिए। तो a प्लस बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 4a, वाई स्क्वायर माइनस 1, ये 0 होना चाहिए। अच्छा, जैसे हमने ये लाइन को माना, जैसे हमने ये अज्यूम किया कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 है, तो उसके बाद जब क्वेश्चन होगा तो पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है, तो वैसे तुरंत मेरे को समझ आना चाहिए कि डेफिनेटली आई शुड गेट ए लीनियर रिलेशन इन ए एंड बी, वहाँ से फिक्स्ड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन आया 4a इज इक्वल टू 1, इसमें b तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, हमने 0 इंटू बी मान लिया। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये हमने फैमिली ऑफ लाइन्स में पढ़ा रखा है, कंपेयर करेंगे तो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, एक्स और वाई की जगह यहाँ क्या लिखा है 4 and 0, तो ये 4 and 0 से हमेशा पास करेगा। ठीक है, तो अगर ये कॉर्ड ओरिजिन पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये हमेशा इस फिक्स्ड पॉइंट 4,0 से हमेशा पास करेगा। ठीक है, ये हो गया भाई, नोटेड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। मतलब ऐसे है कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे रखा है, फिर हमने नई जगह पे शिफ्ट कर दिया, ये नया एक्स एक्सिस हो गया, ये नया वाई एक्सिस हो गया, ये नया ओरिजिन हो गया। ठीक है, मान लिया नया ओरिजिन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा है, ओल्ड ओरिजिन ये ओल्ड है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये अल्फ़ा हो गया
और ये बीटा हो गया, तभी इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा बीटा आ गए। अब मान लें कोई पॉइंट हमें पी दे रखा है, ठीक है। अब पी के लिए पुराने कोऑर्डिनेट्स तो मान लिया एक्स नॉट वाई नॉट है इसके रिस्पेक्ट में, और नए कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स न्यू वाई न्यू, ये ठीक है, इस वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक्सेस को केवल ट्रांसलेट किया गया है, रोटेट नहीं किया गया है अभी, ठीक है, केवल ट्रांसलेशन। तो ऑफ कोर्स इस डायग्राम में एक्स न्यू तो ये हो जाएगा अगर ये नए के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट ये है, और अगर पुरानी के रिस्पेक्ट में है तो वाई एक्सिस पुराने का ये है, इससे जो डिस्टेंस होगा वो एक्स नॉट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाई न्यू हो जाएगा और ये पूरा वाई नॉट हो जाएगा, ये ठीक है। इफ origin is shifted to alpha comma beta then, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी क्या है, देखो बहुत आसान है, यहीं से देखना कि y नॉट कितना हो जाएगा, वाई एन प्लस ये, और ये बीटा है, तो ऐसे ये x नॉट क्या हो जाएगा, x ओल्ड बराबर अल्फ़ा प्लस एक्स एन, वाई नॉट कितना हो जाएगा, बीटा प्लस वाई एन। इसी में अल्फ़ा बीटा को इधर ले गए तो न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो अल्फ़ा और बीटा को घटा दिया, ये ठीक है। अगर मैंने पुराने कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो जहाँ पे भी नया ओरिजिन शिफ्ट किया है उसके कोऑर्डिनेट्स को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, लेट origin is shifted to point A 5 comma minus 3, then find first part, new coordinates of 7,5. B. Old coordinates of -3, -7. Third, new equation of the curve x square plus 5xy is equals to 8y plus 3. ठीक है, मतलब ने इसमें क्या क्या बोला है, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ 7,5, मतलब 7,5 ओल्ड कोऑर्डिनेट्स होगा। तो अगर हमें नए कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो ओल्ड वाले में से अल्फा बीटा सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर फर्स्ट, अल्फा और बीटा यही दोनों है, इसमें से घटा दिया तो 7 में से 5 गया, इसमें से ये घटाएंगे, उल्टा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। 7 में से 5 गया 2, 5 में से -3 गया 8। सेकेंड, अगर हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस चाहिए, उसका मतलब क्या कि ये न्यू होगा, तो अगर न्यू हमें पता है तो उसमें अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो ओल्ड आ जाएगा, तो इस वाले में इन दोनों को जोड़ दिया, तो -3 + 5 विल बी 2 एंड दिस विल बी -10। ठीक है, थर्ड पार्ट इज वेयर मैनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, ठीक है, वो कभी अल्फा जोड़ देंगे, कभी घटा देंगे, तो उसको याद रखने का सबसे इजी तरीका क्या है कि x² + 5xy इज इक्वल टू 8y + 3, ये एक इक्वेशन लिखा है, ठीक है। और अब हमें नया इक्वेशन चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये पुराना इक्वेशन होगा। नया इक्वेशन चाहिए तो हमें x न्यू और y न्यू वाला इक्वेशन चाहिए। ये अगर पुराना इक्वेशन है तो हमने मेंटली लिखेंगे नहीं, ये ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको मेंटली कि ये ओल्ड इक्वेशन है तो x ओल्ड एंड y ओल्ड लिखा है। अब इसमें नया इक्वेशन चाहिए तो x ओल्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x ओल्ड को क्या रखेंगे, x न्यू + अल्फा,
तो इस एक्स नॉट की जगह क्या रखेंगे, एक्स न्यू, और अल्फ़ा कितना है 5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स न्यू प्लस 5, ऐसे ही वाई न्यू प्लस 3 प्लस माइनस 3, मतलब क्योंकि ये माइनस 3 है, इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स वाई न्यू प्लस 3, ये ऐसे लिखा है, ठीक है। अब ये एन एन हटा दिया, ये हमारा नया इक्वेशन हो गया ये, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो अपने आप, ठीक है। ठीक है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट था। अब क्या है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। ये मतलब एज सच हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं कभी भी, और अगर पड़ेगी भी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से काम चला सकते हैं, ठीक है। विदाउट इसको पढ़े हुए कॉम्प्लेक्स नंबर से काम चल जाएगा। ये मान लिया एक्स न्यू हो गया, वाई न्यू हो गया, मतलब जो पुराने एक्सेस हैं उसको हमने इस बार क्या किया, पहली बार तो ट्रांसलेट किया था, रोटेट नहीं किया था। इस बार हमने क्या किया, केवल रोटेट कर दिया, ट्रांसलेट नहीं किया, और मान लिया इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा, देखो कोई पॉइंट फिर P हो गया, ये दिस कैन बी रिटन एज एक्स नॉट वाई नॉट, एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स न्यू वाई न्यू। तो एक्स न्यू और वाई न्यू तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्स न्यू, ये हो गया वाई न्यू, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एक्स ओल्ड और ये वाई ओल्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री। अब देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लगू के हम एक्स न्यू और वाई न्यू निकाल सकते हैं आराम से, एक्स ओल्ड एंड वाई ओल्ड के टर्म्स में। वो जब हम निकालेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के निकाल सकते हैं, जैसे थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा हो गया, ठीक है। अगर ये थीटा है, ये वाई एन है, तो ये और ये डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक। हाँ, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, देखो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर से इट कैन बी प्रूव्ड वेरी फास्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से हम इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं। जब हम निकालेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, एक्स ओल्ड वाई ओल्ड, ये बेसिकली मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर मैट्रिक्स आता है तो, वरना हम इसको अभी सिंप्लीफाई करके भी लिखेंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर लिख लिया एक्स न्यू वाई न्यू। तो अगर देखो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स न्यू कॉस थीटा माइनस वाई न्यू साइन थीटा, ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा एक्स न्यू साइन थीटा प्लस वाई न्यू कॉस थीटा। ये मैट्रिक्स इसके बराबर है। अगर मैट्रिक्स हमने पढ़ा नहीं है कि मैट्रिक्स क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भूल जाओ,
ये याद रख लिया, एक्स नॉट बराबर एक्स न्यू कॉस थीटा माइनस वाई न्यू साइन थीटा, और वाई नॉट विल बी एक्स न्यू साइन थीटा प्लस वाई न्यू कॉस थीटा। ठीक है, और मज़ेदार बात क्या है इसमें कि अगर हमें एक्स न्यू और वाई न्यू निकालना है तो सिंपली थीटा की जगह माइनस थीटा रख दो और कुछ भी नहीं करना, थीटा की जगह माइनस थीटा रख दो। मतलब एक्स नॉट एंड वाई नॉट को इंटरचेंज कर दिया, सॉरी एक्स नॉट एंड एक्स न्यू को इंटरचेंज कर दिया, ऐसे ही वाई नॉट एंड वाई न्यू को इंटरचेंज कर दिया और थीटा की जगह माइनस थीटा रख दिया। तो यहाँ एक्स एन वाई एन आ जाएगा, यहाँ दोनों जगह एक्स नॉट आ जाएगा, यहाँ दोनों जगह वाई नॉट आ जाएगा। थीटा की जगह माइनस थीटा रख दिया तो कॉस माइनस थीटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉस माइनस थीटा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो ऐसे रहेगा कॉस थीटा कॉस थीटा, यहाँ माइनस होने से ये दोनों साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, इधर आ जाएगा प्लस साइन थीटा एंड इधर आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कभी भी कन्फ्यूज़न हो जाए कि मतलब यही कन्फ्यूज़न है, कॉस में तो माइनस है ही नहीं, बस इन दोनों में क्या होगा, अगर एक्स नॉट वाई नॉट यहाँ है तो इधर माइनस आएगा, अगर एक्स न्यू वाई न्यू इधर है, इधर एक्स नॉट वाई नॉट है तो इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। ये ठीक है, बस ये अंतर है। अगर हमें कभी कन्फ्यूज़न हो जाए कि साइन थीटा प्लस में कहाँ था माइनस में कहाँ था, तो हम सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि थीटा को 90 लेके देख लिया। जैसे अगर हमने थीटा ये है ऐसे 90 से घुमा दिया तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो वाई नॉट है वो हमारे लिए नया एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब नया एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, वाई नॉट। तो थीटा की जगह 90 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो वाई नॉट आ गया। तो मतलब ये प्लस के साथ ही आना चाहिए, ये माइनस के साथ आना चाहिए, ये वाली चीज़ है। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन इफ़, अच्छा अगर ये तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है थीटा से, अगर हम घुमा दें इसको क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दें तो फिर क्या होगा, थीटा की जगह माइनस थीटा रख दिया। ठीक है, हाँ, if axes are turned clockwise with an angle 60 degree, ये ठीक है, about origin, then find first part new coordinates of 7,3। ठीक है, सेकेंड पार्ट ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3,-5। थर्ड पार्ट न्यू इक्वेशन ऑफ कर्व, न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 9। मान लिया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर में क्लॉकवाइज घुमाया है तो थीटा की जगह कितना लेंगे, -60 डिग्री, एज रोटेशन इज क्लॉकवाइज। ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, मतलब ये ओल्ड होगा तो न्यू वाले चाहिए तो ये लगाएंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, एक्स न्यू वाई न्यू विल बी एक्स नॉट कॉस थीटा प्लस वाई नॉट साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट साइन थीटा प्लस वाई नॉट कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एक्स नॉट मतलब पुरानी कोऑर्डिनेट क्या है 7, 7, 3,
3, थीटा की जगह -60 डिग्री है तो कॉस -60 डिग्री तो हाफ ही होगा, साइन -60 डिग्री हो जाएगा 3√3/2, यहाँ पे 3√3/2 मतलब 7√3/2 और ये भी हाफ हो जाएगा। सो दिस इज़ 7 - 3√3/2, ये हो जाएगा 7√3 + 3/2। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यही, कॉमा 7√3 + 3/2। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कुछ भी नहीं, कोई रोल रिवर्स नहीं होगा, बस केवल क्या हो जाएगा थीटा, मतलब या तो हमने बोल दिया कि इसमें ही यूज़ कर लिया, ठीक है, इस वाले केस में थीटा माइनस थीटा हो गया, तो बस कुछ भी नहीं, एक्स न्यू सॉरी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, मतलब ये न्यू है। तो अब हम ये x0 और y0 निकालेंगे बिकॉज xn और yn का वैल्यू हमें पता है। तो xn का वैल्यू कितना है 3, कॉस थीटा कितना हो गया, वो तो हाफ ही रहेगा, माइनस yn का वैल्यू कितना है, y न्यू इज -5 और साइन -60 विल बी -√3/2। ठीक है, ऐसे ही y0 विल बी x न्यू इज 3 and sin theta is -√3/2, ठीक है, प्लस y न्यू इज -5, cos थीटा इज हाफ। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 3 - 5√3/2 और ये हो जाएगा -3√3 - 5/2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 3, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे 3 - 5√3/2 -3√3 + 5/2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए ओल्ड। एंड लास्ट पार्ट में हमने क्या बोला है कि न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस। तो न्यू इक्वेशन का मतलब क्या है कि ये x0 + 4y0 = 9 लिखा हुआ है और दिस वी रिक्वायर इन टर्म्स ऑफ xn। तो x0 को यहाँ से उठा के सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x0 की जगह क्या रख सकते हैं, x न्यू, वो तो x ही हो गया, cos -60 विल बी हाफ, ये ठीक है, माइनस y न्यू y साइन √3/2, ये तो x हो गया, फिर y न्यू मतलब y0 को यहाँ से उठा के रखा, इसमें जब हम y0 रखेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो इसके टर्म्स में आएगा, तो इस आंसर में xn और yn रह जाएगा, मतलब ये नई इक्वेशन आ गई। तो ये आ जाएगा x न्यू -√3/2, ठीक है, प्लस y न्यू बाई 2 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब वैसे तो IIT JEE में इसकी भी कोई यूटिलिटी नहीं है, बट अगर किसी क्वेश्चन में मान लिया ऐसे आ जाए कि हमने रोटेट भी किया और फिर शिफ्ट भी किया, तो कोई बात नहीं, हम पहले रोटेट कर लेंगे बाद में शिफ्ट कर लेंगे, या पहले शिफ्ट करेंगे फिर रोटेट कर लेंगे, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया हमारा रोटेशन ऑफ एक्सिस। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जनरल क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट a² + x² + 2h a + bxy + b² y² is equals to 0 is equally
inclined to the line pair ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, मैंने इसमें बोला कि जो पहला लाइन पेयर है, पहला जो होमोजेनियस इक्वेशन है, इट विल रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसकी जो लाइंस हैं वो दूसरे वाला जो लाइन पेयर है उसकी लाइन से इक्वली इंक्लाइंड है। तो मान लिया ये जॉइंट इक्वेशन L1 और L2 का है और ये जॉइंट इक्वेशन L3 एंड L4 का है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन। मान लिया ये L1 है, ये L2 है, इसका जॉइंट इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, अब आया हमारे पास L3, ये ठीक है, सब ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं तो ये ओरिजिन ही है। तो मान लिया L3 इधर बना, L3 इधर बना, जो L1 से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब जो L4 है वो इक्वली इंक्लाइंड है इसकी दूसरी लाइन के साथ, मतलब जो L1 और L3 के बीच में एंगल है वही L2 एंड L4 के बीच में एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। कैसे कि L3 तो चलो हमने बना लिया, L4 को L2 के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं ये। ठीक है, अब अगर इसके साथ थीटा बनाना है, ठीक है, तो उसके दो तरीके हो गए, या मतलब ये तो एक ही लाइन है, इस एंगल से देख लो, इसके साथ अगर थीटा बनाना है तो दो तरीके हो गए, या तो इस डायरेक्शन में थीटा बनाए ये, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में थीटा बनाए। उसका मतलब क्या है कि दो तरह के ऑप्शंस हो गए कि या तो L4 इधर आ जाए ऐसे और इधर एंगल थीटा बनाए, एक पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी अलग बना ही लेते हैं, L3 L2 सॉरी L2 इसको बोला है, L1 इसको बोला है, ये थीटा है। ठीक है, एक तो हमने क्या किया कि L1 इस डायरेक्शन में थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, L3 जो है वो L1 से थीटा बना रहा है, और L2 से L4 भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में घूम गया। एक ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन इधर थीटा ना बना के इधर थीटा बना दे। ठीक है, तो अगर ये L2 है तो वो इधर ना आके इधर से थीटा बना दे ये। ठीक है, ये हमारे लिए L4 का दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अब दोनों में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे अलग अलग, उसका तरीका तो देखो ये है। इस वाले केस में तो क्या होगा कि जो L1 L2 है ये, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, ये वाला एंगल L1 L2 के बीच में, मान लिया ये एंगल है अल्फा। तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे घूम गया, मतलब इधर से थीटा इधर आगे चला गया और ये भी आगे चला गया। तो उसका मतलब क्या है कि अगर सेम डायरेक्शन में थीटा बनाया, जैसे ये भी क्लॉकवाइज घूम गया और ये भी क्लॉकवाइज घूम गया, तो L3 और L4 के बीच का एंगल भी अल्फा ही रहेगा, क्योंकि L1 L2 ऐसे था, अब इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया एंगल थीटा से। तो इस केस में, पहले केस में हम कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन यही लिखेंगे कि जो एंगल L1 और L2 के बीच में है वही एंगल L3 और L4 के बीच में, मतलब बेसिकली वी आर सॉल्विंग इट विथ टू पॉसिबिलिटी। या तो ऐसा हो जाएगा, इस वाले केस में क्या है कि L1 से एक इधर थीटा आया, L2 से एक इधर थीटा आया। ठीक है, इस वाले केस में कंडीशन क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, देखो कि जो L1 और L2 इसका जो बाइसेक्टर है ये, ठीक है, बाइसेक्टर 1, मतलब अगर ये एंगल मान लिया बीटा है एंड ये एंगल बीटा है, ये एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इधर से हमने L2 को थीटा ऐसे कर दिया और इधर से भी थीटा कर दिया, तो मतलब बीटा में से थीटा एंगल कम कर दिया। तो ये वाला एंगल कितना बचा, बीटा माइनस थीटा, ये वाला एंगल क्या बचा, बीटा माइनस थीटा। तो गौर से देखो हमने क्या किया,
मतलब हमने दो केसेस बोला कि L1 L2 से अगर सेम डायरेक्शन में L3 और L4 बना रहा है अल्फा एंगल, तब तो दोनों पेयर के बीच में एंगल सेम होना चाहिए। अगर दोनों पेयर के बीच में एंगल सेम है तब भी हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे से इक्वली इंक्लाइंड है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना है कि ये L2 है, ये L1 है, L3 इधर अल्फा हो गया, L4 इधर अल्फा हो गया, तब क्या होगा, ये बराबर अमाउंट से ऐसे घूमा है, तो जो बीच में एंगुलर बाइसेक्टर आ रहा है वो दोनों पेयर के लिए सेम हो जाएगा। एंगुलर बाइसेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो अगर B1 एंगुलर बाइसेक्टर L3 L4 का भी है एंड L1 L2 का भी है, तो जो दूसरा बाइसेक्टर यहाँ पे आएगा इसके परपेंडिकुलर, वो भी दोनों लाइन पेयर का एंगुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो इन्हीं में से मेरे को एक केस प्रूव करना पड़ेगा कि एक केस हो रहा है, या तो उनके एंगुलर बाइसेक्टर सेम है, इस वाले केस में L1 एंड मतलब L1, L2 एंड L3, L4 will have same pair of angular bisector। ये ठीक है, तो हम दो कंडीशन चेक करेंगे, और इस वाले केस में एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन L3 एंड L4। ठीक है, तो देख लिया, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 विल बी इक्वल्स टू, इनके बीच में वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2√h², तो XY के साथ में क्या है ये, ठीक है, वो हो गया 4 नहीं, केवल A प्लस बी एच, दिस विल बी A प्लस बी एच का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा, A² B² होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा A² प्लस B²। ठीक है, एक तो ये आ गया, और एंगल बिटवीन L3 एंड L4 वो तो स्टैंडर्ड लाइन है, तो वो तो सीधा सीधा यही आ जाएगा tan इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। अब ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है बराबर, तो मतलब ये केस तो नहीं हो रहा, तो फिर यही केस हो रहा होगा। अगर प्रूव करना है, क्वेश्चन सही है, तो ऑफकोर्स यही वाला केस होगा। तो एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस y² अपॉन A माइनस B बराबर XY अपॉन H। तो ये जो लाइन है L3 एंड L4, ये तो स्टैंडर्ड लाइन पेयर है, तो स्टैंडर्ड लाइन पेयर के लिए तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर बाइसेक्टर्स फॉर L3 एंड L4, ये ठीक है, एंड एंगुलर बाइसेक्टर्स फॉर L1 एंड L2, ये कितना आ जाएगा, x² माइनस y² A माइनस B, वो A² और B² है, इज इक्वल्स टू XY अपॉन H। H इज बेसिकली A प्लस B टाइम्स H। ये ठीक है, तो इस बार क्या होगा, ये A प्लस B कैंसिल हो जाएगा, A माइनस B। तो ये भी इक्वेशन, इनके एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन वही आया जो ये एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। उसका मतलब क्या है कि इंडीड दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर सेम है, दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर सेम है, तो मतलब प्रूव हो गया। दिस इंप्लाइज बोथ लाइन पेयर हैव सेम पेयर ऑफ angular bisectors, hence are equally inclined with each other। ठीक है, इसलिए क्या है कि वो इक्वली इंक्लाइंड है।
ठीक है। Question 2. Find condition if each line pair x square minus 2 alpha xy minus y square is equals to 0 and x square minus 2 beta xy minus y square is equals to 0 are such that they bisect angle between other pair। ठीक है, इफेक्टिवली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये मान लिया L1 L2 का जॉइंट इक्वेशन है, ये मान लिया L3 L4 का जॉइंट इक्वेशन है। तो जो L1 L2 है वो तो L3 एंड L4 के लिए एंगुलर बाइसेक्टर है एंड जो L3 L4 है वो L1 L2 के लिए एंगुलर बाइसेक्टर है, मतलब दोनों एक दूसरे का एंगुलर बाइसेक्टर है। तो इज़ इट पॉसिबल कि एक लाइन पेयर दूसरे का एंगुलर बाइसेक्टर हो जाए, दूसरा पहले का हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ये हम पहले बोल चुके हैं कि अगर लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो जो उनके बाइसेक्टर हैं वो तो उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा ही करेगा, बट जो लाइंस हैं वो भी अपने बाइसेक्टरों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे A1 हो गया, B-1 हो गया, तो A प्लस B 0 हो गया। उसका मतलब क्या है कि ये जो दो लाइनें L1 L2 वो पहले से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ऐसे इसमें भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे कैसे? कोई भी एक लाइन पर उठा लिया, ये इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन लिख लिया, वो बाइसेक्टर का इक्वेशन इसके साथ मैच करा दिया। मैच करा दिया मतलब कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया, तो अपने आप कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट पेयर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कैन बी गिवन एज, क्या होता है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपॉन एच। दिस विल इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए 1 हो गया, बी माइनस 1 हो गया, एक्स वाई अपॉन एच माइनस अल्फा हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, इसको इधर ले गए, इधर ले आए, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 बाई अल्फा एक्स वाई बराबर 0। नाउ दिस एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 बीटा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मस्ट represent same pair of straight lines, hence we can compare coefficients। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर किया। अब इसमें और इसमें एक्सिस का कोफिशिएंट बराबर है। कोई भी दो इक्वेशन में अगर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं और दोनों इक्वेशन में किसी भी एक करस्पॉन्डिंग पेयर
के कोफिशिएंट बराबर हो जाए। जैसे मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। वैसे तो हम कंपेयर करने में ये करते हैं ना, पहले का कोफिशिएंट अपॉन दूसरे का कोफिशिएंट, फिर बराबर, फिर अगले टर्म का कोफिशिएंट अपॉन दूसरी वाली इक्वेशन में उसी टर्म का कोफिशिएंट, ऐसे करते हैं। वैसे तो रेशियो बराबर करते हैं, बट अगर कोई भी एक कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो बाकी सारे अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बराबर है तो बाकी सब भी बराबर होगा। वाई स्क्वायर भी दिख रहा है बराबर है, तो इसका एक्स वाई का कोफिशिएंट -2 बीटा और इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट 2/अल्फा, ये बराबर होना चाहिए। तो हमारे लिए कंडीशन कितने आ गई, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1, ये आंसर हो गया। क्योंकि कंडीशन निकालने के लिए ही बोला था, तो ये कंडीशन निकल आया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट थ्री एक्स स्क्वायर -8xy -3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x plus 2y is equals to 3 forms a right angled isosceles triangle। ठीक है, मतलब ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले तो दो लाइन तो ये हो गया, मान लिया L1 L2 का जॉइंट इक्वेशन ये हो गया, ये L3 हो गया। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो L1 L2 L3 है, ये तीनों लाइन एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का साइड्स है। ठीक है, अब देखो इसमें इट इज़ वेरी इजी टू सी कि a + b 0 है। ठीक है, a + b 0 होने का मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो कुछ सिचुएशन ऐसे है कि यहाँ से जो लाइन आएगा, ठीक है, वो तो कुछ ऐसे आएगा कि एक ये L1 आ गया, मान लिया ये L2 आ गया, समथिंग लाइक दिस। जो तीसरी लाइन है, ठीक है, वो इसको ऐसे कट कर रहा होगा L3। अच्छा, जो ये दोनों अगर 90 डिग्री है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए L1 और L2 बेसिकली इक्वल साइड्स हो गया। उस ट्राइंगल का आइसोसेलेस में जो दो साइड इक्वल होगा वो यही दोनों साइड हो सकता है। ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज थोड़ा बराबर हो जाएगा इनमें से किसी एक साइड के, हाइपोटेन्यूज तो बड़ा ही होगा। तो ये इक्वल साइड्स हो गया। तो जो थर्ड साइड है L3 वो इन दोनों से इक्वल एंगल बनाएगा। इक्वल एंगल ऑफ कोर्स 45 डिग्री है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एक लाइन दो गिवन लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाए तो वो लाइन उन दोनों लाइन के एंगुलर बाइसेक्टर्स में से एक एंगुलर बाइसेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, एज L1 is perpendicular to L2, this implies L3 must be hypotenuse। ठीक है, this implies L3 must make equal angles with, मतलब जो इक्वल एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा क्योंकि राइट एंगल है, with L1 and L2। इससे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज L3 मस्ट बी पैरेलल टू
one of the angular bisector of L1 and L2। ठीक है, इसको उल्टा बोलते हैं कि इस लाइन का स्लोप कितना है, -½ ठीक है। तो जो L1 और L2 का एंगुलर बाइसेक्टर है उसमें से एक एंगुलर बाइसेक्टर का स्लोप -½ होना चाहिए, बस ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2 क्या हो जाएगा इक्वेशन, x² - y² अपॉन a माइनस बी बराबर xy/h ये होता है। ठीक है, दिस वुड इम्प्लाई x² - y² अपॉन a कितना है 3 माइनस b कितना है -3 इज इक्वल्स टू xy/h कितना है, xy के कोफिशिएंट का हाफ, तो ये हो जाएगा -4। तो 3 और 3 कितना हो गया, ये 6। तो दिस इम्प्लाइज x² - y² अपॉन 6 बराबर xy/4। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो बेसिकली ये आ गया 2x² - 2y² प्लस 3xy बराबर 0। ठीक है, ये जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दो बाइसेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से एक बाइसेक्टर का स्लोप -½ होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो चेक करने का और भी आसान तरीका क्या है। ये हमने बोला था कि अगर हम इसको x² से डिवाइड कर दें तो 2 - 2 y/x का होल स्क्वायर -3 y/x बराबर 0। तो एक y/x में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, इसके जो रूट्स हैं वो स्लोप्स हो जाएंगे और वी रिक्वायर कि एक -½ होना चाहिए, तो इसमें -½ रख के देखा। ठीक है, अच्छा और भी इजी तरीका क्या है, और भी थोड़ा सा इजी, यानी बहुत इजी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बहुत छोटा सा और क्या है कि जो एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम ये बोले ना कि एक का स्लोप -½ होना चाहिए तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 2। उसका मतलब क्या है कि दूसरे एंगुलर बाइसेक्टर का स्लोप 2 होना चाहिए। तो अगर हम बोलें कि एक एंगुलर बाइसेक्टर का स्लोप 2 है, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट टू प्रूव, क्योंकि अगर एक का 2 है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली -½ हो जाएगा। तो हम 2 भी चेक कर सकते हैं ये। ठीक है, दिस इम्प्लाइज वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर मस्ट हैव स्लोप एज, ये ठीक है, इसका स्लोप कितना है -½ दिस विल इम्प्लाई अदर विल हैव स्लोप एज 2। तो अगर ये 2 है तो एक ये 2 होना चाहिए और एक -½ होना चाहिए। ठीक है, 2 मान के हमने रख दिया, तो 2 - 2 × 2 दूनी 4 प्लस 3 × 2 8 तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑफ कोर्स -½ भी सेटिस्फाई करेगा, तो जो हमें डिजायर्ड था वो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ ए concept
या चलो कॉन्सेप्ट 1, मान लिया ऐसे एक लाइन दे रखा है L1, L2, L3, L4, ये ठीक है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो L1 और L3 पैरेलल हैं आपस में, तो L1 का इक्वेशन मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है। L3 का इक्वेशन a1x पैरेलल लाइन है, तो इतना तो सेम रहेगा, बस यहाँ c2 कर दिया। ठीक है, ऐसी L2 का इक्वेशन मान लिया a2x प्लस b2y प्लस d1 बराबर 0 हो गया। L4 इसी के पैरेलल लाइन है, तो a2x प्लस b2y प्लस d2 बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, ये 4 पैरेलल लाइंस होगी। अब क्या है कि अगर हमने ये वाला बाइसेक्टर निकाला, सॉरी बाइसेक्टर नहीं, डायगोनल ए बी सी डी, ठीक है, अगर मेरे को बी डी का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके एक तरफ लाइन कौन कौन सा है L2 L3 और दूसरी तरफ लाइन कौन कौन सा है L1 L4। तो हमने ऐसे किया L1 L4 माइनस L2 L3 बराबर 0। ये जो इक्वेशन है वो डायगोनल BD का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन ऑफ डायगोनल BD कैन बी गिवन एज, ठीक है, ऐसे दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? पहली बात तो ऐसे लिखने से पहले रिक्वायरमेंट क्या है, वो ये है कि दो लाइन पैरेलल हैं तो इसमें x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसे ही इन दोनों में x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, वही इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे। सही है, x के कोफिशिएंट सेम हो गए तो y के अपने आप सेम हो जाएंगे। तो जब मैंने बोला x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए तो मतलब x या y में से किसी भी एक के सेम हो गए तो दूसरे के अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तभी ये यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो पैरेलल लाइन तो ऐसे भी हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 0, और मान लिया दूसरा लाइन हमने ऐसे लिखा 2x प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों भी पैरेलल लाइन है, इसका भी स्लोप -½ है, इसका भी स्लोप -½ है। बट इस इक्वेशन को यहाँ पे और इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, दोनों में से ये ठीक है, x और y का कोफिशिएंट पहले सेम बनाए तब यूज़ करेंगे। तब होगा क्या, देखो L1 L4 इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देख लेते हो, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, ये इससे, ऐसे खूब सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो उन टर्म्स में हमने ये देखा कि x² का कोफिशिएंट कितना आएगा टोटल यहाँ से। तो x² कैसे होगा, इन दोनों में जब a1 a2 मल्टीप्लाई होगा तभी x² बनेगा, बाकी तो कभी बनेगा नहीं। इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करो, तो x का कोफिशिएंट L2 L3 से यहाँ से x² के साथ क्या लिखा होगा a1 a2। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी x² के साथ क्या लिखा होगा a1 a2। तो जब इसको घटा दिया तो वो कैंसिल हो गया, मतलब इस इक्वेशन में x² नहीं आएगा, सिमेट्री से y² भी नहीं आएगा। सही है, y² का कोफिशिएंट b1 b2, यहाँ से भी b1 b2, तो वो भी कैंसिल हो गया, तो y² भी नहीं आया। फिर xy, यहाँ से xy बनेगा a1 b2 प्लस b1 a2, तो यहाँ से भी वो बन जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2, वो भी कैंसिल हो गया। तो ये जो इक्वेशन 1 लिखा है, ये जो इक्वेशन 1 लिखा है, इसमें 2 डिग्री का कोई भी टर्म आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर 2 डिग्री के टर्म्स खत्म हो गए तो अगले टर्म क्या आएंगे, सिंगल डिग्री के टर्म। ठीक है, तो अब 1 डिग्री के टर्म्स आएंगे। अब ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, अगर मैंने पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स उठा के इसमें रखे तो बी कहाँ पे लाई करता है, लाइन L1 पे, तो बी के कोऑर्डिनेट्स रखने पे L1 सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो अगर हमने बी के कोऑर्डिनेट्स रखे तो L1 0 हो गया, मतलब ये पार्ट 0 हो गया, और बी जो है वो तो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है L2 पे, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या प्रूव किया
कि ये जो इक्वेशन है ये भले ही लीनियर इंटू लीनियर है, लीनियर इंटू लीनियर है, बट जो क्वाड्रेटिक वाले टर्म है वो बचेंगे नहीं, वो कैंसिल हो जाएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा हमने बोला कि b का कोऑर्डिनेट्स रखने पे L1 और L2 ये दोनों जीरो हो जाएंगे, हैंस ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सिमेट्री से d भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि d किसके ऊपर लाई कर रहा है, L3 और L4 के, तो L3 और L4 ये जीरो जीरो हो जाएगा। तो अब हमने दोबारा नट शेल में क्या क्या बोला। पहला हमने बोला कि ये इक्वेशन में 2 डिग्री के टर्म्स नहीं है, मतलब सिंगल डिग्री या उससे भी कम है। फिर हमने बोला कि इसमें b के कोऑर्डिनेट्स रखने पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स रखने पे ये जीरो हो जाएगा, तो b इसको सेटिस्फाई कर रहा है, d इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है, 2 डिग्री तो बचा नहीं, एंड b और d सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑफ कोर्स b और d से तो एक ही लाइन पास करेगी ना, और लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसका मतलब क्या है कि यही इक्वेशन हो गया हमारा डायगोनल BD का। ठीक है, तो इसी लॉजिक से AC का इक्वेशन कितना हो जाएगा, AC के एक तरफ कौन कौन सी लाइन है, L1 L2 माइनस दूसरी तरफ कौन कौन सी लाइन है, L3 L4, ये AC का इक्वेशन हो जाएगा। ये ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे कोई खास यूज़ होगा नहीं, बट फिर भी बता दिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन लेट equations of AB and AD, sorry, let joint equation of AB and AD is given as ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0। ठीक है, एंड लेट इक्वेशंस ऑफ, ऐसे मान लेते हैं, L1 एंड L2, joint equation of L1 and L2 is given as this. Now if origin is shifted to the point of intersection of L1 and L2, ये ठीक है, विदाउट रोटेशन, कोई रोटेट नहीं किया गया, रोटेशन, then find नहीं, ये नहीं लिखते, सॉरी, दोबारा। If joint equation of L1 and L2 is given as this, now if two parallel lines, ये ठीक है, 1 to L1 and two lines, one parallel to L1 and other parallel to L2 are drawn through origin, then find, ठीक है, इनको भी नाम दे दिया L3 L4, one parallel to L1 and other parallel to L2 are drawn through origin, then find equation of diagonal of
quadrilateral formed by L1, L2, L3, L4 which does not passes through origin। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है बेसिकली, उसने बोला कि मान लिया दो ऐसे लाइन दे रखा है, ठीक है, ये है L1 एंड L2। अब उसने क्या किया कि L2 से ओरिजिन से L2 के पैरेलल एक लाइन खींचा, तो मान लिया ये लाइन हो गया, और फिर L1 के पैरेलल एक लाइन खींचा, मान लिया ये लाइन हो गया, ठीक है। इनको बोल दिया उसने L3 एंड L4। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये ओरिजिन से खींचा है, ऐसा करने से एक पैरेललोग्राम बन गया जो उसने क्वाड्रिलेटरल बोला है, ये ठीक है, वो बेसिकली पैरेललोग्राम है। उसके हमें डायगोनल का इक्वेशन चाहिए ये, ठीक है। तो ये मान लिया, ये तो ओरिजिन हो गया, ये मान लिया A है, ये B है, ये C है, तो हमें उस डायगोनल का इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, वो वाला डायगोनल चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, देखो L1 एंड L2 का जॉइंट इक्वेशन ये है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ठीक है। L3 एंड L4 का अगर हमें जॉइंट इक्वेशन चाहिए, ठीक है, मतलब इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन चाहिए, इफेक्टिवली हमने क्या किया, L1 L2 को शिफ्ट करके यहाँ ओरिजिन रख दिया। तो बेसिकली जो L3 और L4 का जॉइंट इक्वेशन होगा, L3 एंड L4 का जो जॉइंट इक्वेशन होगा वो तो होमोजेनियस इक्वेशन होगा, ठीक है। प्लस L3 और L4 में स्पेशलिटी क्या है कि वो L1 L2 के पैरेलल है। तो L3 और L4 निकालने का तरीका क्या है, इसी इक्वेशन में से केवल 2 डिग्री टर्म्स निकाल लिए, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया, वो तो मैं ऐसे देख सकते हो, देखो इसका इक्वेशन मान लिया y बराबर m1x है, इसका इक्वेशन y बराबर m2x है। तो जब इसका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन आ जाएगा, वो मान लिया इस तरीके का कुछ आ गया। अब इस लाइन को हमने शिफ्ट और कहीं कर दिया, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर m1x प्लस c1 हो जाएगा, क्योंकि अब ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है L2। ऐसी L3 को उठा के कहीं और रख दिया, तो उसका इक्वेशन y बराबर m2x प्लस c2 हो जाएगा। अब इनका जॉइंट इक्वेशन निकाला, तो तुम देखना एक बार तो हमने विदाउट c1 c2 के निकाला, y बराबर m1x और y बराबर m2x को मल्टीप्लाई किया, मतलब राइट हैंड साइड पे 0 बना के फिर मल्टीप्लाई किया। एक बार y बराबर m1x प्लस c1 एंड y बराबर m2x प्लस c2, इनको जॉइंट इक्वेशन निकाला, एक तरफ मल्टीप्लाई किया। यू विल सी कि दोनों जो जॉइंट इक्वेशंस आएगा उसमें 2 डिग्री का टर्म चेंज नहीं होगा, वो एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर मेरे को L1 L2 के पैरेलल लाइन पेयर ओरिजिन से पास करने वाला चाहिए, तो ये बहुत इजी शॉर्टकट है कि हम ये वाला पार्ट मिटा दें, बस केवल होमोजेनियस इक्वेशन रखें, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में एक पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये इन्वॉल्व है कि अगर हमें ओरिजिन उन लाइन पेयर को सीधा ओरिजिन पे शिफ्ट करना है तो केवल 2 डिग्री के टर्म्स रखो, बाकी सब हटा दो। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हो गया ये वाला कि अगर मेरे को AC का इक्वेशन चाहिए तो AC के एक तरफ तो ये L1 L2 है, दूसरी तरफ L3 L4 है। तो AC का इक्वेशन हम वैसे कैसे निकाल सकते हैं, L1 L2 माइनस L3 L4 बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो L1 L2 का जॉइंट इक्वेशन क्या है, ये तो आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये तो इसका इक्वेशन हो गया, माइनस L3 L4 का हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy बराबर 0।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन, 2 डिग्री टर्म तो कैंसिल ही हो गया ऐसे सीधे सीधे, बस ये आ गया। मतलब AC का इक्वेशन कितना आ गया, 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें हमने दो कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि एक तो लाइन पेयर को सीधा सीधा ओरिजिन पे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, और दूसरा डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है।